हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी VSC पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए जो है लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब लेसन 7 का वीडियो जो निर्देशांक ज्यामिति है, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, इसका वीडियो आपके YouTube चैनल पर आता रहेगा। लेकिन आप इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है हमारा वीडियो वॉच कर सके ज़्यादा। तो आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं या कोई अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट चलाते हैं तो कृपया हमारे चैनल का लिंक उसमें डाल दें या हमारे चैनल को उस पर शेयर करें, ताकि हमारा भी कुछ भला हो पाए। ठीक है, तो चलिए, निर्देशांक ज्यामिति जो है इसका प्रयोग जो है, देखिए है तो यह ज्यामिति, लेकिन बीजगणितीय माध्यम से इसको प्रयोग किया जाता है। देकार्ते नाम का एक वैज्ञानिक हुआ करता था जो बीजगणितीय में इसका प्रयोग किया गया था, संबंध बताया था। बीजगणित और ज्यामिति में जो संबंध बताया था वह देकार्ते था। शायद 1600 या 1700 के आसपास, 1600 के बाद किया था। ठीक है, देकार्त नाम का वैज्ञानिक था। अब आप चलिए तो चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति में क्या है। आज तो इसके बारे में सिर्फ समझेंगे और फिर कल से आपका लगातार क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि आप ये तो पढ़े ही होंगे, चलिए आप ये तो पढ़े ही होंगे ये तो आप पढ़े ही होंगे। तो आप बताइए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्स, ग्राफ में पढ़े होंगे। इसको बोलते हैं एक्स डैश, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? वाई। इसको वाई डैश बोलते हैं नीचे वाला को, और ऊपर वाला को वाई कहते हैं। याद रखना, ये भूलने वाली बात नहीं है। और ये जो होता है ये होता है शून्य। ये क्या होता है? शून्य होता है। तो आपको ये याद रखना है कि इस शून्य को मूल बिंदु कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है? इसमें मूल बिंदु कहा जाता है। इस शून्य को क्या कहा जाता है? इसमें मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग, इस वाले भाग को कहा जाता है एक्स अक्ष। और ये जो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला भाग को कहा जाता है वाई अक्ष। ठीक है, इतना ही चीज़ इसमें लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या समझ में आया? बताइए, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ये x का भी 0 है, y का भी 0, इसलिए इसको मूल बिंदु कहा जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो x अक्ष है, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या करता है? x अक्ष है। और इसका नाम क्या है? x डैश 0 x। और इसका नाम क्या है? y डैश 0 y। ये शून्य है बाबू, वो नहीं है। ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप वो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं अब आगे। इतना दूर तक बात समझ में आ गया होगा कि इसका नाम क्या है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अब फिर से एक आप खींचेंगे, फिर से यानी एक तो खींच के लिख लेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा। अब बताइए इसको क्या बोलते हैं? x। इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y डैश, इसको बोलते हैं y। यहाँ तक ठीक है। इस वाले वैल्यू को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अब आपको याद रखना है कि जब भी कोई संख्या होगा इस साइड में, ये प्लस में होगा। ये क्या होगा? प्लस में होगा। जैसे मान लीजिए 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, तो ये प्लस में लिखाता है। y वाला हम भी अगर लिखेंगे तो ये क्या चीज़ में लिखाएगा? बताइए, प्लस में लिखाएगा। लेकिन इसमें लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? माइनस में। इसमें लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? माइनस में। यानी डैश वाला जो भी होगा वो माइनस में लिखा जाएगा, और डैश जिसमें रहेगा वो प्लस में लिखा रहेगा। इतना बात आप समझ गए होंगे। फिर आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया वो चीज़ समझिए। अभी मैंने आपको बताया कि इसको x कहते हैं, इसको x डैश कहते हैं, इसको y कहते हैं, इसको y डैश कहते हैं।
अभी मैंने आपको बताया कि डैश वाला जो भी होगा वह क्या चीज़ में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको याद रखना कि इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश, ये देखिए ये एक वृत्त है। एक वृत्त को अगर आप 4 भागों में बांट देंगे तो ये जो चौथा भाग है ये चतुर्थांश कहलाता है। ये क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। ये चूँकि एक वृत्त का एक भाग है, एक कोण है, इसलिए एक कोना को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। 1/4 यानी टोटल का 1/4 है ये, यानी चौथा भाग है ये। ठीक है, फिर समझिए ये टोटल एक भाग है, टोटल को एक भाग कहते हैं, एक का चौथा आप यूज करें इसलिए इसको चतुर्थांश कहते हैं। उसी प्रकार इसको एक तरह से वृत्त ही मानिए, हाँ, या चतुर्भुज मानिए, जो भी मानना है, लेकिन आप ये प्रथम चतुर्थांश इसको कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बताइए, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या कहेंगे, द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या कहेंगे, तृतीय चतुर्थांश। इसको क्या कहेंगे, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश। क्या कहेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, याद रखना, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब ये जो आपका है ये आ गया आपका अगर प्रथम चतुर्थांश याद ना रहा तो प्रथम पाद भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब ज़्यादा समझ में आएगा। इसको क्या कहेंगे बताइए तब, इसको आप पोस्ट में ही लिख सकते हैं, तो पोस्ट में लिखिए। इसको कहेंगे द्वितीय पाद। इसको क्या कहेंगे, तृतीय पाद। इसको क्या कहेंगे, चतुर्थ पाद। या तो आप चतुर्थांश कहेंगे, या प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, या आप प्रथम कार्तीय तल भी कह सकते हैं। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम पाद कह दीजिए, या प्रथम कार्तीय तल, द्वितीय कार्तीय तल, तृतीय कार्तीय तल, चतुर्थ कार्तीय तल। इसको इसको प्रथम कार्तीय तल भी कहा जाता है। प्रथम, ये सब चीज़ एक ही बार लिखा जाता है, 10 बार नहीं। प्रथम कार्तीय तल ये भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब एक जगह लिख दिए तो आप समझ गए द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है हम जो बताने वाले वो समझना जरूरी। इससे 1 नंबर का प्रश्न आएगा। क्या आएगा, आप बताइए कि किसी भी कोष्ठ में, ध्यान से ये बात रखने वाली बात है कि यहाँ पर किसी भी कोष्ठ में पहले x का मान आता है फिर y का मान आता है। किसी भी कोष्ठ में पहले x का मान आता है फिर किसका मान आता है, y का मान आता है। तो आप हमको बताइए कि इसमें पहला जो मान आया होगा वह मान x का आया होगा और फिर किसका मान आएगा, y का। किसी भी कोष्ठ में पहले x फिर y। तो आप बताइए यहाँ x वाला जो है वह यहाँ पे डैश वाला है या बिना डैश वाला है, तो बिना डैश वाला है। तो x का मान यहाँ पे क्या चीज़ में होगा, प्लस में होगा। और y जो है यहाँ पे बिना डैश वाला, तो y भी क्या होगा, प्लस में होगा। यानी प्रथम चतुर्थांश में दोनों ही माने यानी x और y की माने क्या होती है, प्लस प्लस में होती है। अब इसमें जो है, अब देखिए x वाला जो वैल्यू है, x वाला देखिए, आप सोचिएगा सर कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए ये वाला वैल्यू देखिए घेरा हुआ है इसमें। अब घेरा हुआ में देखिए ये वाला वैल्यू x की है, तो पहले x का ही मान लिखा जाता है फिर y का। बताइए x का मान डैश वाला में, तो डैश क्या हो गया, माइनस में, और y का मान यहाँ पे देखिए y का मान प्लस वाले में। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश की अगर बात करें, यहाँ पे x डैश लिख देते हैं। तृतीय चतुर्थांश की अगर बात करें हम, तो तृतीय चतुर्थांश में आप हमको बताइए ध्यान से, तृतीय चतुर्थांश में आप हमको ध्यान से बताइए कि ये घेरा हुआ इससे है। तो आप हमको बताइए ये x वाला क्या चीज़ में है, माइनस में, और y वाला भी क्या चीज़ में है, डैश में है, तो माइनस में ही होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में आप बताइए क्या होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में जो है आप देखिए क्या होगा, जल्दी से बताइए चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा। x क्या चीज़ में है, तो x देख रहे हैं कि प्लस में है, और y क्या चीज़ में है, तो y जो है डैश वाला में है, तो माइनस में है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि हर हमेशा इस कोने में प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश,
और आपको हर हमेशा रखना, प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों प्लस में होगा। दूसरा चतुर्थांश में आप देखिएगा जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए डैश है, यानी x माइनस में होगा और y प्लस में होगा। तीसरा में यानी जैसे पहला में माइनस प्लस प्लस में, तीसरा में माइनस माइनस में रहता है। चतुर्थांश में आपको x जो है वो प्लस में और y क्या चीज़ में रहता है, माइनस में रहता है। तो आप एक बार देख लेंगे, अगर याद रहा तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप करके भी निकाल सकते हैं। ऐसे करके आप रख लीजिएगा, यहाँ x, यहाँ x डैश, यहाँ y, यहाँ y डैश। अब आप छोटा में रफ कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए x प्लस में y प्लस में है तो प्लस प्लस कर दीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए x डैश में है, y प्लस में है तो x डैश माइनस में, y प्लस में, और ये दोनों डैश डैश में है तो माइनस माइनस में, और ये देखिएगा x प्लस में है तो प्लस और y माइनस में है तो माइनस। सबसे पहले x का मान होता है फिर y का, तो पहले x के बारे में सोचना है फिर y के बारे में सोचना है। ओके डन। अब आगे चलते हैं, देखिए अब जो आगे की बात है वो यह है कि जैसे मान लो भाई आपको ये 5 दिया है और 7 दिया है, आपको बोला कि ये किस चतुर्थांश में है, तो एटलीस्ट यहाँ पर आप देख रहे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, और प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है। ऐसे ही आपसे पूछेगा, अगर आपसे कोई पूछ दे -7 -3 किस चतुर्थांश में है, तो जैसे ही प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में होता है, माइनस माइनस जो है वो तृतीय चतुर्थांश में होता है। किस में होता है, तृतीय चतुर्थांश में होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 5 - 4, अब आप देख रहे हैं कि 5 - 4 है, यानी x वाला प्लस में और y वाला माइनस में, तो ये चतुर्थांश में होगा। अभी आपको तुरंत बताए थे चतुर्थांश आप कैसे बनाओगे। चतुर्थांश होगा तो आप सबसे पहले डायग्राम बनाओगे, और डायग्राम छोटा सा बनाओगे। यहाँ लिखोगे y, यहाँ लिखोगे y डैश, यहाँ लिखोगे x, यहाँ लिखोगे x डैश। अब ऐसे में आप यहाँ पे यह देखोगे कि x का वैल्यू क्या है, प्लस में है। x का वैल्यू प्लस में, तो x का वैल्यू देखिए प्लस में है, और y की वैल्यू माइनस में, यानी ये वाला जो है किस चतुर्थांश में होगा, तो हर हमेशा जान रहे हैं कि ये वाला वैल्यू जो है वो चतुर्थांश में होगा, क्योंकि x प्लस में और y माइनस में। अगर इसी में हमें दे देता -5 और 4, तो ये किस चतुर्थांश में होता। अगर -5 और 4 देता तो किस चतुर्थांश में होता, तो भाई -5 और 4 जो है वो देखिए x की वैल्यू किस में है, माइनस में है, x की वैल्यू माइनस में और y की वैल्यू प्लस में, यानी पहला x का फिर y का। x की वैल्यू माइनस में है तो माइनस में जो है वो x की वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे है, और y की वैल्यू प्लस में कहाँ पे, ऊपर में है। ये इस चतुर्थांश में आएगा, यानी दूसरा चतुर्थांश में आएगा। ये किस में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तो आप इतना बात तो पहचान ही जाएंगे, प्रथम चतुर्थांश में कौन है, दूसरा चतुर्थांश में कौन है, और तीसरा में कौन है, चौथा में कौन है। ठीक है, फिर से आप आगे चलिए। थोड़ा सा आपको समझना यहाँ ज़रूरी है, हर हमेशा के लिए याद रखना है कि ये वाला जो होगा वो प्लस प्लस होगा, हर हमेशा याद रखना है, और ये वाला जो होगा वो माइनस माइनस होगा, और यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे x डैश लिखना है, यहाँ पे y लिखना है, यहाँ पे y डैश लिखना है। ठीक है, ये वाला जो होगा वो क्या होगा, तो देखिए x प्लस प्लस हुआ, अब माइनस प्लस होगा। याद रखना है, प्लस प्लस होगा तो माइनस प्लस होगा। एक बार पहला बार देखिए, दूसरा में जो होगा वो माइनस प्लस होगा, और चौथा में जो होगा वो प्लस माइनस होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि पहला वाला प्लस प्लस में, तीसरा वाला माइनस माइनस में, पहला वाला प्लस प्लस में, तीसरा वाला माइनस माइनस में, दूसरा वाला जो स्टार्ट होगा पहला के बाद जो दूसरा है वह माइनस प्लस में होगा, माइनस प्लस में होगा, माइनस प्लस में होगा, माइनस प्लस में होगा, और चौथा वाला जो होगा वो प्लस माइनस में होगा। अगर याद रख सकते तो याद रख लीजिए, तो तरीका तो बता ही दिए। तरीका तो बता दी कि इस गोला में है तो इसका मतलब x जो है देख लेना प्लस में कि माइनस में, y देख लेना प्लस में कि माइनस में। ठीक, अब इतनी चीज़ों को जानने के बाद फिर आपको जानना है क्या है, कोष्ठ वाली बात। ये 5 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं x, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y, इसको क्या बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y। आपको कैसे लिखा जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 लिखा जाएगा, x की वैल्यू ऐसे लिखा जाएगा 5, x की वैल्यू 5 है ना। जैसे
यहाँ एक्स, इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एक्स निर्देशांक। इसको और क्या बोल सकते हैं, एक्स निर्देशांक। देखिए आप लोग को भी लिखना है ये। इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं वाई निर्देशांक। ठीक है, तो जो 5 और 6 देख रहे हैं, हाँ, वो पहला वाला x किसी भी कोष्ठ में पहला वाला x दूसरा वाला y होता है। पहला वाला x दूसरा वाला y, पहला वाला x। और इसे भी आप देखें ना, ABCD में पहले x आता है, पहले y आता है, पहले x आता है। ठीक, अब आप इसको आगे बढ़िए और इसमें देखिए, यहाँ पे लिखिए x और यहाँ पे लिखिए y। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं x निर्देशांक। क्या कहते हैं इसको, x निर्देशांक कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं भुज। x निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं y निर्देशांक। क्या कहते हैं, ध्यान से रखिएगा, y निर्देशांक। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोटि। याद रखिएगा, y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और x निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। x निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज। और y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा, अब जैसे मान लीजिए हमारा दूरी है, किसी से मापना है तो किसी चीज़ से मापिए ना, हम ही से थोड़ी मापिएगा दूरी। जैसे मान लीजिए कि हम किसी के सामने खड़ा हैं तो वहाँ से हमारी दूरी मापिएगा ना, कि 10 फीट पे है, कि 5 फीट पे है, कि 2 फीट पे है। तो कहने का मतलब कि x की दूरी किससे नापेंगे, y से नापेंगे। तो ये y अक्ष से दूरी है। ये किस अक्ष से है, y अक्ष से दूरी। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये होगा x अक्ष से दूरी। x अक्ष से दूरी यानी इसकी दूरी, y की दूरी किससे नापेंगे, x अक्ष से, और x की दूरी y अक्ष से नापेंगे। इतना बात आपको याद रखना है। इसके अलावा इतना बात आपको याद रखना है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जहाँ पे निर्देशांक लिखा रहेगा, देखिए जहाँ पे निर्देशांक कभी कभी लिखा रहता है, कभी कभी निर्देशांक की जगह ना नियामक लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, नियामक लिखा रहेगा। निर्देशांक की जगह ना नियामक लिखा रहेगा। ठीक है, लिखे थे, मतलब यहाँ पे काला कलम से भी हो जाएगा। एक्स की जगह क्या लिखा रहेगा, नियामक लिखा रहेगा। नियामक, निर्देशांक की जगह नियामक लिखा रहता है। निर्देशांक को नियामक भी कहते हैं। अब जो ज़रूरी चीज़ है वो समझना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि कोई कोष्ठ है, मान लीजिए कि a है और a का मान 5,4 है। a का मान 5,4 है। कोई बिंदु है, मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है। इसकी वैल्यू 5,4 है, इसकी वैल्यू 3,5 है। इसकी वैल्यू 5,4 है, इसकी वैल्यू 3,5 है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। अब इसको दो तरीके से लिखते हैं, ध्यान से समझना है। एक तरीका तो ये है कि a के बगल में ही बैठा देंगे 5,4। ऐसा कभी मत करना कि a बराबर 5,4 दे देना, ऐसा कभी मत करना। निर्देशांक में बराबर का चिन्ह नहीं होता है, तो ऐसा कभी मत करना। एक बगल में देना है 5,4। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे इसका मान लिखना है तो क्या लिखेंगे, b बगल में 3,5। ठीक है। अब आप कहोगे सर अगर हमको ऐसा चिन्ह देना होगा तो क्या करेंगे, कोई चिन्ह दे के लिखना होगा तो आप 3 ठो बराबर दीजिएगा, मतलब बराबर के जैसा 3 चिन्ह दीजिएगा और तब लिखेगा 5,4। ये निर्देशांक कहा जाता है, यानी a का निर्देशांक। ये क्या कहा जाएगा, a का निर्देशांक 5,4, ये निर्देशांक का चिन्ह है। इसी के अलावा b के जगह भी 3 चिन्ह दे दीजिए, 3 ठो बराबर का। और इसको आप बराबर नहीं पढ़ेंगे, इसको निर्देशांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, निर्देशांक। क्या पढ़ेंगे, निर्देशांक पढ़ेंगे। ठीक है बाबू। अब अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछ दे कि 5,4 में कोटि कौन है, आप बता पाएंगे कोटि क्या है। तो कोटि आपका कौन होता है, आपको पता है कि कोटि जो है वो y का वैल्यू होता है और ये 4 होता है। अगर आपको पूछ देता है भुज कौन है, तो भुज कितना है, इसमें 5 है। अगर आपसे पूछता है x अक्ष से दूरी बताइए, x अक्ष से दूरी किसकी नापते हैं बताइए, तो x अक्ष से दूरी किसकी नापते हैं, y की नापते हैं।
एक्स अक्ष से दूरी किसकी नापते हैं, वाई, और वाई की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, तो आराम से आपसे बन जाएगा अब सवाल। हाँ, आराम से आपसे बन जाएगा सवाल ये सब। अब आपको हम आगे ले चलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है दूरी सूत्र। कौन सी सूत्र है, दूरी सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। तो दूरी सूत्र जो होता है वो क्या होता है, देखिए अगर आप कहीं से कहीं तक की दूरी नापते हैं तो वो दूरी सूत्र कहलाता है। लेकिन आपको देखिए जैसे 2 पोस्ट है, इसका नाम दे दिए ए, एक पोस्ट है बी, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम ए दे दिए। अब पहला पोस्ट में भी एक्स रहेगा वैल्यू, दूसरा पोस्ट में भी एक्स वाई रहेगा। पहला पोस्ट में भी एक्स वाई, दूसरे पोस्ट में भी एक्स वाई, जैसे 2 चर वाले रेखिक समीकरण पड़े थे। तो अब इसमें एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई रहेगा। अब दोनों में अगर एक्स वाई है तो कैसे पहचानेंगे, तो आपको पहचान के लिए तरीका बताए थे कि इसका नाम 1 रख देंगे, इसका नाम 2 रख देंगे, इसका नाम 1 रख देंगे, इसका नाम 2 रख देंगे। ठीक है, जो पहले आया 1, जो बाद में आया 2, तो x1 y1 कोमा देते हैं, कोमा देते हैं। अब सबसे बड़ा बात है कि अगर मान लीजिए a है इस जगह, इसकी वैल्यू है x1 y1, b है इस जगह, इसकी वैल्यू है x2 y2, a है इस जगह, इसका नाम है, इसका वैल्यू है x1 y1, और b है उस जगह, उसका नाम है x2 y2। तो दूरी क्या होगा, यानी चाहे तो आप दूरी सूत्र लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं ए बी। क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर, ए बी का वैल्यू क्या हुआ, ए बी का मान हुआ कि ए से लेके बी तक की दूरी। अब ए बी बराबर सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो सूत्र होता है, इसको दूरी सूत्र ही कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दूरी सूत्र ही कहते हैं। ये सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या फिर आप दूसरा इसी के जगह, मतलब आप x1 माइनस x2 करने के अलावा आप लिख सकते हैं यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं। यानी 5 में 4 को भी घटा सकते हैं, 4 में 5 को भी घटा सकते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 5 में 4 को घटाएंगे या 4 में 5 को घटाएंगे, कैसे ऐसा हो सकता है, दोनों कैसे हो सकता है। चाहे तो x1 माइनस x2 होगा, चाहे x2 माइनस x1 होगा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आखिर यह क्या लोचा है, तो बताएँगे हम क्या है आखिर यह क्या वजह है। चलिए, इतना दूर तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किंतु परंतु वाली बात नहीं। दूरी सूत्र आपको आ गया। अगर मान लीजिए एक सवाल आपको लेते हैं, मान लीजिए a की जगह 5,2 है और यहाँ b है, यहाँ पे है 2,3, यह कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x1, सबसे पहले क्या लिखेंगे x1 बराबर मेरा 5 है, ठीक है, और y1 बराबर मेरा कितना है 2। फिर ये वाला पोस्ट का लिखिए, x2 बराबर कितना है 2 है, y2 बराबर कितना है 3 है। हर हमेशा देखते हैं पहला पोस्ट का सीधा सीधे लिख लेंगे, दूसरा पोस्ट का भी सीधा सीधे लिख देंगे, नहीं तो गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अब ए बी बराबर, ए बी यानी दूरी बराबर, दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 y1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x में x वाला ही घटेगा, y वाला नहीं घटेगा, याद रखना है। अब x1 कितना बताइए, तो 5 माइनस x2 कितना है 2, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 2, y2 कितना है 3 का होल स्क्वायर, रूट कर दीजिए। अब बताइए 5 में अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3 का होल स्क्वायर, और 2 में 3 जाएगा, 3 में 2 जाएगा। आपको भी पता है कि 3 में 2 जाएगा, तो 3 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 का होल स्क्वायर। हर हमेशा याद रखिएगा, ऐसे ही बनाना है। बताइए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 9 1 कितना हो जाएगा 10, 9 1 कितना हो जाएगा 10, और 10, और चूंकि इसमें सेंटीमीटर वगैरह नहीं है तो यहाँ लिखेंगे इकाई। क्या लिखेंगे, इकाई।
अब कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि दूरी सूत्र आपको बता दिए। अगर आपको मूल बिंदु से दूरी बता दे, मूल बिंदु से दूरी, अगर आपको मूल बिंदु से दूरी निकालने दे दे, अब हमको बताइए कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का वैल्यू क्या होता है। ए की वैल्यू मान लीजिए 0,0, क्योंकि ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का मान 0,0 होता है। और बी की वैल्यू आप एक्स वाई ले लीजिए, ठीक है। मतलब बी का वैल्यू तो होगा ही ना कुछ, तो किसी जगह का दूरी नापेंगे तो उसका मान तो एक्स वाई होगा ही, लेकिन मूल बिंदु तो 0,0 होगा। मान लीजिए मूल बिंदु से हमको किसी चीज़ की दूरी नापना है, तो एक वैल्यू हो जाएगा 0,0, एक वैल्यू एक्स वाई हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसमें x1 y1 क्यों नहीं दिए। x1 y1 तब यूज करना जब इधर भी x1 y1 हो, लेकिन x1 y1 इधर है ही नहीं। ऐसे में यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे आपको यह देखना है कि ए बी की वैल्यू क्या हो, सूत्र वही लगेगा, सूत्र वही लगाइए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि x1 y1 है नहीं, तो अगर के लिए मान लेते हैं कि यह x, चूँकि अगर मूल बिंदु में पूछ ले कि x की वैल्यू कितनी तो 0 और y की वैल्यू कितनी 0, तो अब यहाँ भी तो एक्स वाई है ही। मतलब ऐसा तो नहीं कि एक्स वाई दिख नहीं रहा है इसलिए हम x1 y1 नहीं किए, लेकिन वैल्यू तो है ही। x1 की वैल्यू कितनी बताइए, बताइए कितनी है x1 की वैल्यू, तो 0। x2 की वैल्यू कितनी है, तो x होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू कितनी है, तो 0। y2 की वैल्यू कितनी है, y का होल स्क्वायर। अब अगर 0 में x चला जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस एक्स बचेगा, इसका होल स्क्वायर। 0 में y चल जाएगा तो माइनस वाई बचेगा, इसका होल स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हर हमेशा प्लस हो जाता है। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। यानी मूल बिंदु से अगर आपको जब भी दूरी निकाल दे, आपको कभी भी मूल बिंदु से दूरी निकालने दे दे, मूल बिंदु से दूरी, यही सूत्र आपको प्रयोग करना। मूल बिंदु से दूरी के लिए आपको रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ही प्रयोग करना, ठीक है। ये आपका हो गया ये, यानी मूल बिंदु का मान क्या होगा, 0,0। मूल बिंदु से दूरी निकालने दे देगा तो समझ में आ जाएगा। अगर आपको जो है दूरी सूत्र निकालने दे दिया तो भी आपको बता दिए। अब आपको कुछ बात बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। जैसे संरेख क्या होता है ये पहले समझना है। संरेख और असंरेख क्या होता है, संरेख और असंरेख क्या होता है ये समझना जरूरी है, क्योंकि इसी में आपको बात है। पहला बोलते हैं संरेख। संरेख को रेखिक भी कहते हैं। जब दो से अधिक बिंदु एक ही सीध में हो, सीध में हो, क्या लिखिए एक बार बताइए। जब दो से अधिक बिंदु एक ही सीध में हो, यानी एक ही सीधा में हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संरेख। कैसे, जैसे मान लीजिए एक लाइन, जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए एक बिंदु लिए, इसी की सीधा में एक बिंदु लिए, इसी की सीधा में एक बिंदु लिए, इसी की सीधा में एक बिंदु लिए, और इस सभी बिंदु को मिला दिए तो ये एक ही सीधा में है, तो ये हो गया संरेख। ये क्या हो गया, संरेख हो गया। अब ऐसे में जो संरेख पूछता है वो अक्सर 3 बिंदु वाला पूछता है। तो मान लीजिए 3, आपको ज़्यादातर जो मैट्रिक में पूछता है वो 3 बिंदु वाला पूछता है। तो इसकी बात समझिए ध्यान से। 3 बिंदु वाला संरेख पूछता है। इसमें समझिए एक वैल्यू हो गया आपका ए, ध्यान समझिएगा, एक वैल्यू हो गया आपका बी और एक वैल्यू हो गया सी। बात समझ रहे हैं। 3 बिंदु पूछता, तीनों को बिंदु को मिला दिए। चाहे तो आपको पूछेगा संरेख है या नहीं है, चाहे रेखिक पूछ देगा, संरेख की जगह रेखिक यूज करेगा।
अब एक बिंदु ए ले लिए, बी ले लिए और सी ले लिया, आप पी क्यू आर भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं कुछ। तो आपको यहाँ से यहाँ तक देखना है कि अगर हमको ए से लेके सी तक पुराना है, यानी ए से लेके सी तक की दूरी पुराने के लिए कितने खंड बचे हुए, कितने खंड मिला के बने हुए बता। एक खंड हो गया ए बी और दूसरा खंड हो गया बी सी। अर्थात कोई भी मतलब अब इसमें तो पता चल गया कि यहाँ ए बी सी, लेकिन अगर आपको सवाल देगा तो उसमें पता नहीं चलेगा। तो उसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि किन दो को जोड़ने पर तीसरा बनता है, ये आपको देखना पड़ेगा अपने कॉमन सेंस लगाकर। कि अगर आपको 3 बिंदु दिया हुआ है तो 3 बिंदु में जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि यहाँ पे 7 है, ए का वैल्यू 7 आ गया, बी का वैल्यू मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 1 मिनट, ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 3 आ गई। अब ऐसा है तो गारंटी के साथ है कि 7 और 3 मिला के तो 4 पूरेगा नहीं, और ये भी गारंटी है कि 4 और 7 को मिला के भी 3 नहीं पूरेगा। तो ऐसे में आपको ये नहीं देखना है कि ए सी बराबर है ये ए बी प्लस बी सी होता है, बल्कि कभी कभी ये देखना है कि किन दो बिंदुओं को मिलाने के बाद तीसरा बिंदु बनता है। तो यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि अगर हम ए और सी को मिलाएं तो 7 बन जाएगा। देखिए ए और सी को मिलाएंगे 7, तो यानी यहाँ पर ए और सी को मिलाना पड़ेगा। समझ गए बात। एक एग्जाम्पल दिए आपको, आप इसको एकदम ऊपर ऊपर समझिएगा कि अगर आपको दिया तब। अब ऐसे में करना क्या पड़ेगा समझिएगा ध्यान से। हम एक एग्जाम्पल दिए और एग्जाम्पल में आपको करना क्या पड़ेगा वो हम बता दें। जैसे मान लीजिए यहाँ ए का वैल्यू 5,3 दे दिया, बी की वैल्यू आपको 4,2 दे दिया और सी की वैल्यू आपको मान लीजिए 2,5 दे दिया, कुछ भी दे दिया आप एनीथिंग। तो सबसे पहले आपको ए से बी तक की दूरी निकालनी होगी, दूरी सूत्र से निकालना होगा ए से बी तक की दूरी। फिर आपको बी से सी तक की दूरी निकालनी होगी, यानी बी से सी तक की दूरी निकालना है। दूरी सूत्र आपको बता दिए हैं, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 बता दिए दूरी सूत्र से। और फिर आपको ए से देखिए यहाँ से आपका ये निकल गया, यहाँ से आपका ये निकल गया। अब एक लंबा लकीर निकालना है ये वाला, तो ये नाम क्या है ए सी। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया क्या क्या निकालना पड़ेगा, यही आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आपको निकाल के भी हम दिखाएंगे, ऐसा बात है निकाल के दिखाएंगे, अभी हम आपको बता रहे खाली। आशा करते समझ गए होंगे। ठीक है, अब असंरेख समझते हैं। असंरेख क्या होता है? जब 2 से अधिक बिंदु एक ही सीध में ना हो, जब 2 से अधिक बिंदु एक ही सीध में ना हो। कैसे? खास करके त्रिभुज का परिभाषा के लिए असंरेख बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, लेकिन उसका जो ओरिजिनल परिभाषा हुआ है 3 बिंदुओं से, 3 असंरेख बिंदुओं से जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं। तो आप देखिए 2 बिंदु मेरा ऐसा है और तीसरा बिंदु मेरा ऐसा है, यानी 2 बिंदु तो सीधा में था, एक बिंदु सीधा में नहीं है, तो ये अगर लाइन मिलाएंगे तो ये हो जाएगा त्रिभुज। इसी प्रकार से अगर 4 बिंदु हो गया तो चौथा बिंदु ऐसे मिलाइए, ये चतुर्भुज बन जाएगा। तो अलग अलग सी आकृति बन जाएगी। तो अगर एक ही सीध में होगा तो संरेख, यानी संरेख मतलब वो सीधा रैखिक रेखा बन गया। और अगर एक ही रेखा में नहीं है तो असंरेख, यानी कोई आकृति बनेगी। ठीक है, चलिए, तो असंरेख रहेगा तभी आकृति बनेगी। इतना बात तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं त्रिभुज के बारे में फंडामेंटल, कि यहाँ पे त्रिभुज के बारे में आपको देगा ही देगा। जब आप 7.1 पढ़ेंगे तो त्रिभुज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए त्रिभुज के बारे में जानते होंगे। त्रिभुज, ठीक है, इसको ट्राइंगल कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, या 3 असंरेख बिंदुओं से मिलने वाले क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में आपको पता है कि ये 3 भुजा होता है, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी। अब सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पर समकोण, न्यूनकोण और अधिकोण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो त्रिभुज हम नहीं पढ़ेंगे। हमको जितना पूछता है उतना ही पढ़ेंगे।
यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी सी है, इसको भुजा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। इसको भी भुजा कहते हैं, इसको भी भुजा कहते हैं। और ये वाला भाग को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। और इस वाले भाग को कोण कहते हैं और इस वाले भाग को भुजा कहते हैं, ये याद रखना। और ये जो आपको दिख रहा है इसको शीर्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। अगर नहीं जानते तो याद रखो कि ये वाला भाग को भुजा कहते हैं, ये वाला भाग को कोण कहते हैं, और यहाँ जो बिंदा दिया हुआ है सब जगह इसको क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। ठीक है, इसलिए त्रिभुज में देख रहे होंगे 3 शीर्ष है, 3 कोण है, 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण और 3 भुजा है। ठीक है, अब यहाँ से बात यह आता है कि त्रिभुज में, त्रिभुज को भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, एक मिनट, के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। बांटा गया, भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग। पहला भाग का नाम है समबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो। अब आप कहोगे सर ये तो हम बच्चा क्लास में पढ़ चुके हैं। तो भाई हर कुछ बच्चा क्लास वाला ही आता है, बस इसको अपग्रेड किया जाता है। अपग्रेड क्या है ये देखिए पहले ध्यान से। ये आपका समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ये सभी भुजा इसकी क्या है? बराबर है। लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर आपको अब क्वेश्चन दे दिया कि बताइए निम्नलिखित, मतलब कोई भी 3 शीर्ष दे दिया आपको, हाँ मान लीजिए 5 3 2 3 और 4 5, और बोल दिया कि क्या बताइए त्रिभुज के शीर्ष किस त्रिभुज के शीर्ष है, तो आपको सबसे पहले समबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या करना पड़ेगा? याद रखना है, समबाहु त्रिभुज होने के लिए याद रखना है कि ये ए बी है, जितना ए बी होगा उतना ही बी सी होगा, उतना ही ए सी होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज में ये शर्त होता है कि अगर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी हो गया तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। तीनों भुजा बराबर हो गया तो समबाहु त्रिभुज होगा। तो पहले आपको ए बी निकालना, फिर बी सी निकालना, फिर ए सी निकालना। अब आप कहेंगे ए बी कैसे निकालेंगे? तो ए का मान और बी का मान से ए बी निकलेगा, बी का मान सी का मान बी सी निकलेगा, और सी का मान ए का मान से ए सी निकलेगा। और मान तो आपको दूरी सूत्र से सिखा ही दिए निकालने के लिए। ठीक है, फिर आगे बताएंगे भी। ठीक है, चलिए आगे। अब चलिए दूसरा नंबर, समद्विबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो, जिसकी 2 भुजा बराबर हो तथा एक भुजा असमान हो। असमान हो मतलब बराबर ना हो। अब बहुत अच्छी बात है, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसमें ए है, बी है और ये सी है। अब इसमें आपको यह याद रखना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ए बी बराबर बी सी है, चाहे तो ए बी बराबर बी सी होगा, चाहे तो ए बी बराबर बी सी होगा, या तो ए बी और ए सी बराबर होगा, या तो ए सी और बी सी बराबर होगा, यानी या तो ए बी बी सी बराबर है, या ए बी ए सी बराबर, या ए सी बी सी बराबर। ये तीन ही चीज़ बराबर होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आप त्रिभुज, पहले तो आप समझिए, अगर आपको त्रिभुज का कोई भी शीर्ष दे दिया कि त्रिभुज के शीर्ष से बताइए कौन सा त्रिभुज है, तो अगर सभी भुजा बराबर हो गया तो समबाहु, 2 भुजा बराबर हो गया तो समद्विबाहु, अब कोई नहीं बराबर हुआ तो विषमबाहु। याद रखना है इतना ही बात, वहाँ पे अपने आप पता चल जाएगा कि बराबर है या नहीं है। ठीक है ना। ऐसे में तीसरी पॉइंट हम लेते हैं विषमबाहु का। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे में आपको यह याद रखना है क्या? ऐसे में आपको याद रखना है कि जैसे ए बी और सी,
तो ना तो ए बी बराबर बी सी होगा, ना बी सी बराबर, यानी कोई भी भुजा आपस में बराबर, ना तो ए बी बी सी के बराबर होगा और ना ही बी सी ए सी के बराबर, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ गया। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप 7.1 पर दें। अब चलते हैं हम लोग चतुर्भुज में। इम्पोर्टेंट थिंग है चतुर्भुज, और ये सब अगर आप पढ़ लिए आज तो कल आपको सवाल बनाने में लेट नहीं लगेगा। इसलिए लगेगा क्योंकि ये सारा चीज़ आपका डिटेल कंप्लीट होगा। तो जब डिटेल आपका कंप्लीट होगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले चलते हैं चतुर्भुज में। चतुर्भुज में आपको 2 चीज़ें पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको चतुर्भुज क्या होता है पता है ना, 4 असंरेख बिंदुओं से जो क्षेत्र होता है घिरा हुआ उसे चतुर्भुज कहते हैं, या फिर 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, ये भी याद रखना। तो चलिए आपको यह याद रखना है कि पहला आपको याद रखना है कि समानांतर चतुर्भुज करना है। समांतर चतुर्भुज और इसकी तुलना आप करेंगे आयत से। किससे करेंगे? आयत से। आयत का नाम सुने होंगे। तो समानांतर चतुर्भुज की तुलना किससे करेंगे? आयत से। तो पहले चलते हैं आपको समानांतर चतुर्भुज। अब देखिए, परिभाषा उतना याद रखना है, पहले ध्यान रखना। समानांतर चतुर्भुज में यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसा 2 भुजा होता है जिसकी जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ध्यान समझना है, समानांतर चतुर्भुज जो है वो उसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। उसमें एक भी एंगल आपका 90 डिग्री नहीं होता है, एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। याद रखना है फिर से, समांतर चतुर्भुज जो है उसमें एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। ऐसे में अगर हम ए बी सी डी, बहुत बच्चा गलती क्या करता है कि यहाँ ए बी दे दिया और यहाँ सी डी दे दिया, गलत। एक स्टाइल में चलेंगे, जैसे ए बी सी डी या ए बी सी डी, ऐसे एक स्टाइल में एक रेकिंग में चलेंगे। चाहे यहाँ से स्टार्ट करें चाहे कहीं से स्टार्ट कीजिए, लेकिन सीधा में चलते जाएंगे, ये नहीं कि जहाँ मन तहाँ दे दिए। अब आप समझना है इसमें कौन कौन भुजा बराबर होती है। देखिए, आमने सामने की भुजा बराबर, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, विकर्ण बराबर नहीं होता है। क्या होता है? पहला फैक्ट, आमने सामने की भुजा बराबर, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या है? विकर्ण बराबर नहीं होता है, विकर्ण बराबर नहीं होता है। ये समांतर चतुर्भुज का फैक्ट है जो आपको लिखते जाना है। अब आपको ये देखना है कि ये आपका विकर्ण है। आप समझते ही होंगे विकर्ण का नाम है ए सी यानी और बी डी। अब अगर आपको इसको थोड़ा सा ऊपर करें और यहाँ पे समझाए कि भुजा आपका क्या है, तो आपको याद रखना आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो आमने सामने यानी एडी के सामने कौन है बताइए? एडी के सामने कौन है? तो एडी के सामने बीसी है, तो एडी और बीसी क्या होगा? बराबर होगा। इसके अलावा आप बताइए ए बी के सामने कौन है? तो ए बी के सामने आपका सी डी है। ए बी और सी डी क्या होगा? ए बी और सी डी क्या होगा? बराबर होगा। ए डी बराबर बी सी, ए बी बराबर सी डी होगा। ठीक है, अब आपका विकर्ण क्या होगा बताइए आप? तो विकर्ण आपको याद रखना है विकर्ण बराबर नहीं होता, यानी आपका जो यह ए सी है वह बी डी के बराबर नहीं होगा, बी डी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण कभी बराबर नहीं होता। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब ध्यान से समझिएगा अब, क्योंकि आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो अब चलते हैं आयत। खास बात आपको याद रखना है कि इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन इसमें 90 डिग्री का कोण होता है। दोस्तों 90 डिग्री कोण होता है, तो ये 90 डिग्री कोण में ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, अब आपको याद रखना पॉइंट नंबर 1, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, विकर्ण बराबर होता है। दूसरा फैक्ट क्या है? विकर्ण बराबर होता है। अब आपको यह बात आपको याद रखना है कि अगर आमने सामने की भुजा बराबर है, दैट मीन्स ये भी समांतर चतुर्भुज है। आप कहेंगे सर समांतर चतुर्भुज विकर्ण बराबर नहीं होता। हाँ, एक बात सही है,
समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता है, लेकिन आयत में तो विकर्ण बराबर होता है। तो आयत लेकिन आमने सामने की भुजा तो बराबर लेकर आया, यानी ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, यानी आयत एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब आप कहेंगे समांतर चतुर्भुज फिर आयत क्यों नहीं होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री का कोण नहीं होता है, जबकि आयत में 90 डिग्री का कोण होता है। तो आयत समांतर चतुर्भुज होगा क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और विकर्ण बराबर हो ना हो उससे समांतर चतुर्भुज को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर होता ही नहीं है। ऐसे में आयत समांतर चतुर्भुज है, लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत नहीं है। याद रखिएगा, आयत समांतर चतुर्भुज है, जबकि समांतर चतुर्भुज आयत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता और आयत में विकर्ण बराबर होता है। आयत में विकर्ण बराबर है। अरे भैया, अगर दो हम मान लीजिए किसी के जैसा है, लेकिन वो हमारे जैसा इसलिए नहीं क्योंकि हमारे में जो है वो उसमें नहीं है। सिमिलर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो हमारे जैसा दिखता है, तो सर आशीष सर जैसा दिखता है, लेकिन आशीष सर शिक्षक है तो वो शिक्षक थोड़ी है। तो डैट मीन्स आयत जो है वह समांतर चतुर्भुज तो है, लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता है, इसीलिए क्योंकि आयत इसका गुण जो है आयत में है, लेकिन आयत का सारा गुण इसमें नहीं है। ठीक है, हमको लगता है समझ गए होंगे। अब चलते हैं भुजा वाली बात पर। भुजा वाली बात में क्या है, देखिए भुजा वाली बात में क्या है, एडी के समांतर क्या मिल रहा है? एडी के समांतर बीसी मिल रहा है। अब बताइए एबी के समांतर क्या मिल रहा है? तो एबी के समांतर सीडी मिल रहा है। विकर्ण वाली बात पर चलेंगे, विकर्ण वाली बात पर चलेंगे। हाँ, तो विकर्ण में क्या है? AC बराबर BD। अब आप कहेंगे सर ये निकालने से क्या फ़ायदा है? सारा आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको ध्यान से सुनिए, अगर आपको चतुर्भुज दे दिया, सुनिए ध्यान से, अगर आपको चतुर्भुज दे दिया निर्देशांक में, अगर आपको चतुर्भुज दे दिया, चतुर्भुज की भुजा दे दिया, मान लीजिए या ABCD दे दिया, ठीक है, तो ABCD में मान लीजिए यहाँ पे 5 4 दे दिया, यहाँ पे 3 4 दे दिया, यहाँ पे 6 7 दे दिया, यहाँ पे 2 5 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो आपको हर हमेशा कोई भी चतुर्भुज है, चाहे वो समांतर है, चाहे वो वर्ग है, चाहे आयत है, चाहे कुछ पल्ला चिल्ला ढिमकाना कुछ भी है, आपको क्या क्या निकालना है? आपको सबसे पहले AB निकालना है दोस्त। क्या निकालना है बताओ? AB। फिर क्या निकालना है? फिर निकालना है BC। फिर क्या निकालना है बताओ? फिर क्या निकालना है बताओ? तो फिर निकालना है आपको CD। क्या निकालना है? CD। फिर CD निकालना है, और फिर क्या निकालना है? AD निकालना है, यानी सारा भुजा निकालना है, AB BC CD AD। अब आप कहोगे सर अगर मान लीजिए समांतर चतुर्भुज हुआ तो विकर्ण निकालने का कोई जरूरी तो है नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज विकर्ण बराबर नहीं होता, इससे आपको लेना देना नहीं है। पहले आपको विकर्ण निकालना है, A से C AC, B से D BD। अब आप कहेंगे सर इसमें कैसे निकलेगा? यहाँ A का वैल्यू लेंगे, यहाँ C का वैल्यू लेंगे, B का वैल्यू लेंगे और D का वैल्यू लेंगे, तो BD निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालना पड़ेगा आपको, वो हम निकालने के लिए सिखाएंगे, निश्चिंत रहिए। ये सारा प्रक्रिया आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आपको एक चीज़ और बचा है तीसरा नंबर में, वह बचा है आपको समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में भी वही खास ख्याल होता है, ऐसा तिरछा वाला आपको याद रखना है। इसमें पॉइंट नंबर 1 ये विकर्ण होता है, इसका ABCD याद रखिएगा। सभी भुजा बराबर होता है इसमें, सभी भुजा बराबर। देखिए सभी भुजा, सब मतलब समान, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा वाला, सब मतलब समान, सभी भुजा समान होता, सभी भुजा बराबर होता है इसमें। दूसरी बात, विकर्ण बराबर नहीं होता है, विकर्ण बराबर नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा बुआ? विकर्ण बराबर नहीं होता, इसका मतलब क्या निकालेंगे? यानी आपकी जो इसमें रूल क्या हो जाएगा? भुजा जो होगा वो क्या होगा? AB बराबर CD, AB बराबर BC, AB बराबर BC, BC बराबर CD और CD बराबर AD, यानी सभी भुजा बराबर, सभी भुजा क्या हो जाएगा? बराबर। और विकर्ण बराबर नहीं होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा, तो विकर्ण क्या हो जाएगा आपका? A से C AC, विकर्ण AC बराबर नहीं होगा किसका? BD का, यानी AC और BD बराबर नहीं होगा। ठीक है ना बाबू? तो आपका ये समचतुर्भुज का नियम हो गया। किसका नियम हो गया? समचतुर्भुज का। आशा करते ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं आपका वर्ग।
अंतिम चीज़ है वर्ग। वर्ग, ठीक है, वर्ग में समझना जरूरी है, समझिए। वर्ग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ए बी सी डी, सभी भुजा आपस में बराबर। पहला नंबर पॉइंट ये याद रखना है, सभी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर। और दूसरी पॉइंट विकर्ण भी बराबर, विकर्ण भी बराबर। यानी आपको याद रखना है, फिर वही बात, समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता है। अगर विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो समचतुर्भुज है, सभी भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं तो समचतुर्भुज हुआ। और अगर विकर्ण बराबर है तो वह वर्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी भुजा बराबर है, तो वर्ग भी क्या है, समचतुर्भुज है, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर है इसलिए यह वर्ग है। और उसमें विकर्ण बराबर नहीं इसलिए वो समचतुर्भुज है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, भुजा बराबर, भुजा का वैल्यू क्या होगा बताइए, ए बी, बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी सब भुजा बराबर। और विकर्ण भी क्या होता है, बराबर, विकर्ण में बी डी बराबर ए सी, यानी ए सी बी डी बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए, आपको ये याद रखना है। अब इतना चीज़ अगर आप कर लिए, आज भर के लिए इतना ही रखिए, अगर इतना चीज़ कर लिए तो अगले दिन आपको पक्का जो है समझ में आने लगेगा 7.1। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।